हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो और आज मैं अपनी स्विफ्ट का रिव्यू करने वाला हूँ आपको। ये इसको हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 3.5 साल 4 साल होने वाले हैं इसको। 2019 सितंबर में हमने लिया था, तो अभी 2023 मई चल रहा है, तो ऑलमोस्ट ये 45,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इसको 2023 में लेना वर्थ इट है या नहीं, या फिर इसके अदर कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनको लेना सही रहेगा। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको एक बार इसका मीटर दिखा देता हूँ। 45,000 किलोमीटर चली हुई है, तो एक बार वो दिखा दूं आपको। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 45,000 चली हुई है। तो आइए चलिए इसके सबसे पहले पॉजिटिव्स और नेगेटिव डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला पॉजिटिव मुझे मेरे हिसाब से जो लगता है वो है इसका इंजन। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है ये, और उस टाइम पे डीजल और पेट्रोल दोनों आया करते थे। फिलहाल डीजल तो डिसकंटिन्यू हो गया है, तो अभी तो पेट्रोल में ही से अवेलेबल है। क्या भाई साहब, क्या कैपेबल इंजन है ये, क्या पावर आउटपुट है इसका। जो सेगमेंट में मुझे सबसे बेस्ट लगता है, मैंने इसे प्रीमियम हैचबैक्स भी चला के देखी, अल्ट्रॉज से कंपेयर कर लीजिए आप, चाहे टियागो से, चाहे ग्रैंड आइटन से, किसी से भी, लेकिन सबसे बेस्ट इंजन इसका मुझे इसका ही लगता है फ़िलहाल। और अगर इसका कई भी रीज़न्स हैं, क्योंकि इसका लाइट वेट है और फिर मारुति का पुराना फिएट इंजन चला आ रहा है 1.2, तो सबसे पहला पॉइंट मुझे ये पॉजिटिव में लगता है। और फिलहाल थोड़ी भी गाड़ी गंदी हो रखी है, क्योंकि आप सब देख पा रहे हैं थोड़ा पानी बारिश ज़्यादा हुई है, तो पानी हर जगह है, तो गंदी हो रखी है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और दूसरा इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट मुझे जो लगता है वो है इसका माइलेज। आप हाईवे पे अगर लाइट फुट चला रहे हो तो आराम से ईजिली 24 to 25 आप आराम से निकाल सकते हो, अगर 70 to 80 आप क्रूज़ कर रहे हो। और अगर 100 पे क्रूज़ कर रहे हो तो तब भी ये आपको 21 तक निकाल के दे ही देती है आराम से। और सिटी में बात करें तो अगर लाइट फुट चला रहे हो तो वैसे ही 16 to 17, और अगर हार्श चला रहे हो थोड़ा तो फिर 10 to 12, वैसे वो तो डिपेंड करता है, आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करेगा बेसिकली। लेकिन ये आपको सबसे ज़्यादा कैपेबल इंजन है जो सबसे ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड कर पाएगा इस सेगमेंट में। थर्ड इसका पॉइंट जो मुझे पॉजिटिव लगता है वो है इसकी हैंडलिंग। आपको गाड़ी चलाते समय इतना कॉन्फिडेंस आता है भाई साहब कि मज़ा आ जाता है। मतलब आपको ये नहीं लगता कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, टॉपल करने वाली है, ये आपको कभी फील नहीं होगा। सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे इसका, और हाई स्पीड्स पे भी इसकी स्टेबिलिटी कमाल की है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट का मुझे पॉजिटिव पॉइंट इसका लगता है वो है इसकी फ्रंट दोनों सीट्स। पीछे के कंपैरिजन दोनों आगे वाली ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगती है। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट इसका मुझे लगता है जो इसकी कुशनिंग दोनों साइड्स में आपको दिख पा रही होंगी, उतना बैठने का टाइम फील होता है, क्योंकि ये दोनों होल्ड करके रखती हैं आपको अच्छे से। तो आप जब कर्व्स लेते हैं हाई स्पीड्स पे तो आपको ये होल्ड करके रखती है आराम से। के बाद जो पॉजिटिव पॉइंट वो लगता है मुझे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। काफ़ी रेड इंसर्ट इसमें दिए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसको एनहांस करता है इसके लुक को, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और VXI मॉडल के अकॉर्डिंग इसमें बाकी चीज़ें अच्छी हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मुझे अच्छा लगता है वो है इसका साउंड सिस्टम। VXI मॉडल के अकॉर्डिंग इसमें ये सेकेंड बेस से ऊपर, बेस से LXI से ऊपर वाला है VXI मॉडल। तो बेसिकली इसमें LXI, VXI और ZXI और ZXI प्लस आते हैं, तो ये VXI वेरिएंट है। तो इसमें ये जो साउंड सिस्टम आता है, ये आगे के दोनों स्पीकर्स, ये वाले और ये वाले, बहुत अच्छे हैं। और पीछे के थोड़ी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ की गई है, लेकिन हाँ तब भी VXI मॉडल है और बहुत ही अच्छा साउंड सिस्टम मुझे लगता है। सेगमेंट में तो नहीं, क्योंकि टियागो का और भी जो है, ग्रैंड आइटन का भी ठीक है, लेकिन टियागो का सबसे बेस्ट है। और एक पॉजिटिव पॉइंट है जो इसकी AC की कूलिंग। पीछे AC वेंट्स यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं इसके सेगमेंट में। प्रीमियम हैचबैक्स में दिए होते हैं बलिनो और अल्ट्रोज में, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन तब भी आपकी AC की कूलिंग बहुत अच्छी है, जो पीछे तक अच्छे से पूरा आराम से कूल कर देती है, कि पीछे वाले को रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि भैया यहाँ पे पीछे AC वेंट्स होने चाहिए, तो ऐसा कोई नीड नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका जो मुझे पॉजिटिव लगता है वो है इसका क्लच ट्रैवल। बहुत ही शॉर्ट है, एकदम प्यारा सा छोटा सा है, और एकदम आराम से ईजी टू राइड है। और जो उसके कॉम्पिटिटर्स है टियागो, उसमें बहुत ही ज़्यादा डीप जाना पड़ता है, तो वो बहुत ही इनकन्वीनियंट हो सकता है किसी लोगों के लिए, और जैसे मुझे नहीं पसंद है। बाकी ये शॉर्ट है तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। जो मुझे इसका पॉजिटिव पॉइंट लगता है वो है इसका गियर। बहुत आराम से इसका शॉर्ट ट्रैवल है, आराम से आप इसको देख पा रहे होंगे, फिंगर टिप्स के साथ सहारे से मैं इसको लगा पा रहा हूँ। एकदम बटर स्मूथ शिफ्ट है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये भी बहुत ईजी टू राइड हो जाता है। अनदर इसका जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है वो है इसका बूट स्पेस। सेगमेंट में आई डोंट नो, यहाँ मेंशन कर दूंगा, सेगमेंट में शायद सबसे बड़ा 242 लीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली इसका बूट स्पेस है, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट लगता है मुझे।
इसका सबसे और ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट और जो सबसे ज़्यादा ओल्ड जनरेशन को पसंद आता है वो है इसकी रीसेल वैल्यू। आप कभी भी इसको बेचने चले जाओगे, मतलब इसको क्या, मारुति की कोई भी कार आप इसको रीसेल करने जाओगे तो बहुत ही अच्छी वैल्यू आपको मिलती है। मतलब अगर आपने इसको 7 साढ़े 7 में लिया, 8 लाख में मान लीजिए, तो आप इसको 5 साल बाद बेचने जा रहे हो तो आपको 3.5 4 तक आराम से मिल ही जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट इसका ये बेनिफिशियल लगता है ओल्ड एजेस वाले लोगों को। मतलब जैसे मेरे पापा, उनको ये जब उन्होंने पॉइंट गाड़ी लिया था तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मेंशन किया था कि इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लास्ट इसका जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे जो लगता है वो है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। ये अगर आपको सर्विस करानी है तो फिर अप्रॉक्सीमेटली इसका 2 to 3,000 मैक्स टू मैक्स चला जाता है, अगर कुछ एडिशनल चीज़ें नहीं हुआ है, सिर्फ आपको सर्विस, इंजन ऑयल और ये सब एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज कराना है तो 2 to 3,000 में मैक्स टू मैक्स चली जाती है। अब चलिए बात करते हैं इसकी नेगेटिव्स की। तो सबसे बड़ा और नेगेटिव पॉइंट मुझे आज ये लगता है वो है मारुति की ये चाबी, जो आज भी कंटिन्यू है। 2023 है, ये अप्रॉक्सीमेटली 2010-11 के आसपास ये चाबी आई थी, मुझे आई डोंट नो, मेंशन कर दूंगा जब भी आई थी। तो ये सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है। ये ओल्ड इंडियन ट्रेडिशनल चाबी इनकी मारुति की यही चली आ रही है, जो ये सिंगल बीप और ये अनलॉक करने पे डबल बीप, यही चली आ रही है। सो मारुति की बात की जा रही हो और उसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट किसी से पूछे, अब पर्सनली मुझसे कोई पूछे तो मुझे सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट जो इस कार को ना लेने के लिए मजबूर करता है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। आप सबको पता है ये इधर फ़िलहाल मारुति ने अपनी बिल्ड क्वालिटी कितनी ही ज़्यादा मतलब डिग्रेड कर दी है, आप देख सकते हैं। मतलब ऐसे हल्का सा ये यहाँ पे मार्क दे पा रहे होंगे, ये हल्का सा लग गया था, थोड़ा सा वॉल टाइप का था वहाँ पे, उससे लग गया ये हल्का सा। आप साउंड से सुन पा रहे होंगे और मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे बैक पे ये आपको दिख पा रहा होगा हल्का सा, ये मेरे हाथ से मैं इसके ऊपर गिर गया था, मतलब ऐसे खेलते टाइम इसी के ऊपर मेरा ऐसे ये एल्बो लग गया था, तो उसके वजह से यहाँ पे ये डेंट आ गया है। तो ये है मारुति की बिल्ड क्वालिटी। सबसे मेजर जो इसकी नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अगर मारुति इसके बिल्ड क्वालिटी पे वर्क करे तो सेगमेंट में इस गाड़ी को कोई कॉम्पिटिट नहीं कर सकता है, ये मेरी गारंटी है। अनदर नेगेटिव पॉइंट इसका है जो है इसकी बैक सीट्स। ये मतलब 2 लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, 3 लोग तो नहीं बैठ पाएंगे। और इसका जो कंफर्ट है वो डिज़ायर का ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, और सेगमेंट में ऑलमोस्ट सेम सही है, लेकिन मतलब आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर बाद आपको लगेगा कि हाँ बस थक गए। आगे का सीट्स का कंफर्ट अच्छा है नो डाउट, लेकिन पीछे का सीट्स का कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, मुझे लगता है ऐसा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी हाइट 5'9" के फ्रॉक्स है, तो देख पा रहे हैं हेडरूम उतना अच्छा नहीं है। हाँ, बाकी जिनकी हाइट कम है उनके लिए ठीक रहेगा, तो ये भी एक नेगेटिव में कंसीडर करता हूँ मैं। नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इसका लगता है वो है इसके पहले वाली जो जनरेशन वाली स्विफ्ट थी उसमें यहाँ पे ऑटोमेटिक फोल्डेबल ORVMs आते थे, लेकिन इस वाले VXi मॉडल में हटा दिया गया। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, जो चीज़ आप पहले से दे रहे हो उसको पहले फिर क्यों कट कर देते हो, तो ये भी एक कॉस्ट कटिंग टाइप की चीज़ हो गई। सो अनदर नेगेटिव पॉइंट इसका मुझे लगता है वो इसकी टायर प्रोफाइल। ये 165 mm है और ये ZXi वेरिएंट में ये 185 या 175 आता है, डोंट नो, मेंशन कर देंगे यहाँ पे हम। तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस उससे कम हो जाती है, तो ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट इसका लगता है। सो गाइज़, अभी तक हमने काफ़ी पॉजिटिव्स और नेगेटिव डिस्कस कर लिए होंगे, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपको 2023 में इसको लेना वर्थ इट है या नहीं। सो अगर आप बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका माइलेज अच्छा है और इसका इंजन परफॉर्मेंस आपके जो सेगमेंट में और कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर बिल्ड क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तब तो आप बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा, और अगर बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं तब तो फिर आपको और ऑप्शन टियागो और ग्रैंड आइटन नियोस या प्रीमियम हैचबैक्स पे, अल्ट्रोज या फिर बलिनो पे, बलिनो की भी बिल्ड क्वालिटी सेम ही है तो उस पर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बिल्ड क्वालिटी इशू नहीं है फिर तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो अभी तक गाइज हमने बहुत सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव डिस्कस कर लिया और मैंने एंड में आपको बता भी दिया कि 2023 में लेना आपको वर्थ इट है या नहीं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक के बिना मत जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा चैनल को ऐसे ही डेली वीडियोज़ के लिए। सो तब तक के लिए बाय। सो गाइज, ये 45,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इसमें रैटिंग नॉइस आप सुन सकते होंगे, ना के बराबर है। लोग कहते हैं मारुति चलने के बाद 20,000 चलने के बाद 30,000 पे रैटिंग नॉइस सुनाई देने लगती है। तो ये टोटली आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है, आप गाड़ी को कैसे चला रहे हो, चाहे मारुति हो या फिर कोई भी कंपनी हो। जो आपको लगता है कि रैटिंग नॉइस नहीं देगी, वो भी अगर आप पूरी तरीके से चला रहे हो तो उसमें भी आवाज़ आने लगेगी, चाहे वो 10,000 किलोमीटर पर ही क्यों ना हो।